हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी में आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। सपोज़ कीजिए ये अर्थ सरफेस है और हमने किसी एक हाइट के ऊपर, सपोज करते हैं हाइट h के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट कोई हाइट h के ऊपर रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। बिकॉज अगर इस ऑब्जेक्ट को हम अलाउ करेंगे नीचे फॉल करना ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल फॉल टुवर्ड द अर्थ। और जब ये फॉल करेगा तो उस टाइम पर इसके पास वर्क करने की टेंडेंसी होगी। इट मीन फिलहाल इसके पास कोई ना कोई एनर्जी है जो कि इसकी पोजीशन की वजह से है। इसको अर्थ से जितना ऊपर लेके जाएंगे इसके पास उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, और इसको अर्थ सरफेस पर रख देंगे तो ये कोई वर्क डन नहीं कर पाएगा। इट मीन इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी। सो फिलहाल जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर होता है तो उसके पास कोई एनर्जी होती है, एंड दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम किसी, ये सपोज कीजिए पेन है, पेन को मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ। अभी ये एक फिक्स पॉइंट पर है, मूव नहीं कर रहा, बट फिर भी इसके पास एनर्जी है। बिकॉज इसको जैसे ही नीचे छोड़ेंगे ये सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद साउंड प्रोड्यूस करेगा, थोड़ा बहुत वर्क करेगा, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ना कुछ ये इस पेज को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, इसके साइज शेप को इफ़ेक्ट करता है। इट मीन इसने कुछ वर्क डन किया है। वर्क डन तभी हो सकता है जब एनर्जी हो। तो फिलहाल अगर पेन ऊपर है किसी हाइट पर तो इसके पास एनर्जी है, एंड दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पानी डैम के अंदर स्टोर होता है, जब पानी डैम के अंदर स्टोर होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो पानी ऊपर से नीचे बह के आता है और नीचे टर्बाइंस को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो किसी एक हाइट पर है एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। एज यू नो, all the forms of energy have same SI unit, that is joule. So potential energy की SI unit भी जूल ही होती है। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह से होती है, एक तो होती है ग्रेविटी की वजह से, एक उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी शेप की वजह से। जैसे स्प्रिंग है, आपने टॉय कार देखी होगी, खिलौने हैं, उनके अंदर चाबी वाले खिलौने, जिसके अंदर आप चाबी को टर्न करते हो तो उस गाड़ी के अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से वो गाड़ी चलती है। तो ये सेकंड फॉर्म है जिसकी वजह से, जो उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी शेप की वजह से है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है एनर्जी। तो दो तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, दो वजह से होती है। जैसे ये पेन को ऊपर उठाया तो अब इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। लेकिन हम स्पेस में चले जाएँ तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो वहाँ पर ये एनर्जी वर्क नहीं करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, दूसरी उसकी शेप की वजह से होती है। जैसे ही हमने एक खिलौने के अंदर चाबी को घुमा के उसके स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया है, या उसके स्प्रिंग में कोई चेंज किया है उसकी नॉर्मल साइज से, तो उसके पास एक एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से वो खिलौना मूव करने लगता है। तो ये एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक स्टेशनरी पोजीशन में होती है। जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, यानी एक जगह पर रुका हुआ हो, उसके पास कोई मोशन ना हो, फिर भी उसके पास एक एनर्जी हो, दैट इज़ कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी, जो उसकी पोजीशन और शेप साइज की वजह से हो सकती है। एंड द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। हियर m स्टैंड्स फॉर मास, g स्टैंड्स फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये वैल्यू नहीं दी हुई तो आप 10 भी ले सकते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका राउंड फिगर करके 10 ले सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, ये नॉर्मल अर्थ सरफेस पे ली गई है। वैसे तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ सरफेस पर चेंज होती रहती है। किसी हाइट पर जाएंगे हम, हिल स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाएगी, और अर्थ सरफेस के ऊपर, एवरेज अर्थ सरफेस के ऊपर ये मैक्सिमम होती है। और अर्थ सरफेस से नीचे हम जाएंगे उसके सेंटर की तरफ, तब भी ये वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी। बट ये एवरेज ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकेंड
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो मास है ये इस ऑब्जेक्ट का मास है जो हमने किसी एक हाइट पर लेट किया हुआ है। यहाँ पर g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू हम ये ले सकते हैं, और h होती है ये हाइट। कई बार यहाँ पर s यानी कि डिस्प्लेसमेंट का भी यूज़ किया जाता है। अगर ये कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट तक लिफ्ट अप किया गया है, एक डिस्टेंस तक लिफ्ट अप किया गया है, तो जो s है डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में हाइट भी है, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठा रहे हैं किसी एक डिस्टेंस तक, तो वो जो डिस्टेंस है वो हाइट भी हो गई एक्चुअल में। तो इसलिए s और h यहाँ पर सेम ले लिए जाते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो है mgh, इसको ड्राइव करके देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया। तो वर्क डन का आपको पता ही है, वर्क डन होता है एनर्जी के बराबर, और एनर्जी कोई भी फॉर्म हो सारी एक जैसी है। तो यहाँ पर एनर्जी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है, तो हम सारी चीज़ों को पोजीशन के रिस्पेक्ट में ही लेके चलेंगे। जैसे कि आप जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। ये वर्क डन का फॉर्मूला है जो कि एनर्जी का भी बन जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, इसका भी ये फॉर्मूला बन जाएगा। बट हमें यहाँ से लेके आना है m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पर फोर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, फोर्स का कोई यूज़ नहीं होता, तो इसलिए हम इन चीज़ों को एलिमिनेट करके इनकी जगह पर ऐसी वैल्यू रखेंगे जो पोजीशन से रिलेट करती हो, मास से रिलेट करती हो। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, m इंटू ए। और यहाँ पर मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट हाइट भी हो सकती है, तो s की जगह लिख देंगे h। अब यहाँ पर m इंटू ए की जगह हम लिखेंगे g। g इसलिए लिखा क्योंकि ये a एक्सेलेरेशन को डिनोट करता है, और यहाँ पर एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जो भी एक्सेलेरेशन आता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, तो इसके अंदर जो एक्सेलेरेशन आया है ये ड्यू टू ग्रेविटी है, और इस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम सिंबल स्मॉल g से डिनोट करते हैं। इसलिए इस a की जगह पर हम g लिख सकते हैं। दोनों ही एक्सेलेरेशन है, ये भी एक्सेलेरेशन है, ये भी एक्सेलेरेशन है, लेकिन ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लेटर g का यूज़ करते हैं। तो इस a की जगह g रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है वैल्यूज़ के अंदर। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ये तो था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ चीज़ें और भी ध्यान देने लायक है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मास, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कहेंगे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही कहेंगे, और हाइट पर डिपेंड करती है। इट मीन हम ये कहें कि पोटेंशियल एनर्जी है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर g और h की वैल्यू कांस्टेंट रहे। पोटेंशियल एनर्जी g यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट रहे, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ये हम कंक्लूजन दे सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। मान लेते हैं यही जो डायग्राम बनाया है इसी में देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, लेट कर लेते हैं इसका मास है 10 kg, और इसको 20 मीटर की हाइट पर रखा गया है। ये जो हाइट है ये 20 मीटर है। अब इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ये फाइंड आउट करके हम देखते हैं। फॉर्मूला यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, एज वी नो फॉर्मूला इज mgh। मास की वैल्यू रखते हैं 10, g की वैल्यू दी नहीं है हमें, अगर नहीं दी तो हम लेंगे 10, अगर गिवन है 9.8, और गिवन नहीं है फिर भी आप 9.8 ले रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर राइट माना जाएगा। आप 9.8 लेते हो या 10 लेते हो, दोनों ही सिचुएशन में अगर आपको गिवन नहीं है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो आप जो मन करे वो ले सकते हैं। h हाइट 20। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि ये सारी वैल्यूज़ SI यूनिट में हो। मास किलोग्राम के अंदर होना चाहिए, हाइट मीटर के अंदर होनी चाहिए। सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करो, किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज करो। मास अगर ग्राम में है तो किलोग्राम में चेंज करो, क्विंटल में है, टन में है तो भी इसको किलोग्राम में चेंज करो, तभी आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रख सकते हैं।
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मीन चेंजिंग ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म. एनर्जी की एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में चेंज होना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है. जैसे ये ऑब्जेक्ट एक हाइट पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, इसको नीचे छोड़ा तो जब ये मूव कर रहा है, मूविंग कंडीशन में ऑब्जेक्ट के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और जब ये स्ट्राइक करेगा तो साउंड क्रिएट करेगा तो साउंड एनर्जी. तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ये नेचर के अंदर भी होता है और गैजेट्स के अंदर भी होता है. जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज या मैकेनिकल डिवाइसेज हैं, इनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है. जैसे कि एक बाइक जब रन करती है तो वो एक फ्यूल का यूज़ करती है, पेट्रोल का. तो जब बाइक पेट्रोल का यूज़ करके रन करती है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का ही एक एग्जांपल है. बाइक के अंदर जो फ्यूल डलता है, पेट्रोल डलता है, उसके पास केमिकल एनर्जी होती है. वो केमिकल एनर्जी गाड़ी को काइनेटिक एनर्जी देती है. तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हुआ है. नेचर के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है. नेचर के अंदर कोल, पेट्रोलियम, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, ये एक एनर्जी को कंटेन करते हैं और जो दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है. प्लांट्स के पास भी एक एनर्जी होती है. प्लांट्स को ईट करके एनिमल्स अपनी एनर्जी गेन करते हैं. जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये हमें प्लांट्स से मिले हैं. तो प्लांट्स के पास भी कोई ना कोई एनर्जी होती है जो हमारे खाने के थ्रू हमारे पास आती है और फिर हम वर्क कर पाते हैं. हम जो भी काम कर पाते हैं वो एनर्जी की वजह से कर पाते हैं. हम अगर खाना ना खाएं तो हम एनर्जी लेस फील करेंगे, काफ़ी कम एनर्जी हमें लगेगी, हम कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होंगे. तो हमारे पास भी एनर्जी होना ज़रूरी है काम करने के लिए. ये एनर्जी हमें मिलती है खाना खाने से. इट मीन खाने के अंदर कोई ना कोई एनर्जी है. खाना हमें मिला प्लांट से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो प्लांट्स के पास भी एक एनर्जी है. प्लांट्स के पास भी एनर्जी कहीं ना कहीं से आई होगी, क्योंकि प्लांट्स खुद से एनर्जी नहीं बनाते. एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, और जब ट्रांसफ़र होती है तो ये अलग अलग फॉर्म्स में चेंज होती रहती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो लॉस नहीं होती एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होने के दौरान. अगर हम नेगलेक्ट कर दें साइड इफ़ेक्ट्स को, साइड में जो एनर्जी यूज़ हुई उसको, तो जो प्लांट्स के पास एनर्जी आई वो सन से आई है. सन से एनर्जी को ऑब्टेन करके प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया, उस फूड को हमने ईट किया तो हमारे पास एनर्जी आई. हमने वर्क डन किया, हमने मशीन को घुमाया या हमने रनिंग की, वॉकिंग की, तो जो भी एनर्जी हमने यूज़ की है वो हमें प्लांट से मिली है. इस तरह से कुछ गैजेट्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिवाइस हैं, जो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं. जैसे कि जनरेटर आपने देखा होगा, ये फ्यूल के ऊपर वर्क करता है, डीजल या पेट्रोल के ऊपर, और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है. बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज करने का काम करता है. इलेक्ट्रिक आयरन, जिससे प्रेस करते हैं हम कपड़ों को, इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करती है. इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है. एयर कंडीशनर ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज करता है. ये हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, एयर भी फ्लो कराता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ से प्रोड्यूस होती है. फैन जब रोटेट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करते हैं, और फिर ये इनके पास मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है. मैकेनिकल एनर्जी से एयर पार्टिकल्स मूव करते हैं, एयर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग फॉर्म्स के अंदर चेंज करते हैं. एक छोटा सा सेल जो घड़ी के अंदर डलता है, वो सेल अपने पास केमिकल एनर्जी कंटेन करता है, और जिससे वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है. केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से फिर जाके काइनेटिक एनर्जी बनती है, जिससे घड़ी की सुइयाँ घूमती है. या फिर मैकेनिकल एनर्जी बनती है, क्योंकि मशीन के पार्ट्स जब घूमते हैं तो हम उनसे मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं. आज के नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा यूजफुल है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ना तो एनर्जी बनती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है. ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है. ओनली ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की. फॉर एग्जाम्पल, फिर से वही पेन, ये पेन है, इस पेन के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब भी मूव करते हुए अर्थ की तरफ आएगा तो अर्थ को जस्ट टच करने से पहले इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मूविंग कंडीशन में अर्थ को टच करने से पहले इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है. अगर कोई ऑब्जेक्ट
अपनी पोजीशन की वजह से कुछ एनर्जी पोजेस करता है, पोटेंशियल एनर्जी रखता है, तो सेम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ना तो एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और एनर्जी का लॉस नहीं होता। जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, या फिर कहें तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी काइनेटिक या लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी कोई भी दूसरी फॉर्म बनती है वो सारी इक्वल रहेगी। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, सेम अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। अगर हम नेगलेक्ट कर दें जो एक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते टाइम उनको, जैसे कि हम कहें एक ऑब्जेक्ट है किसी एक पोजीशन पर है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और हम किसी एक हाइट पर जब उसको नीचे गिराया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को मेज़र करें, थोड़ा सा फ़र्क आएगा, प्रैक्टिकली थोड़ा सा फ़र्क आएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज़ होगी। एयर का फ्रिक्शन होता है तो उसको कम करने के लिए भी यूज़ होगी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ यूज़ हो जाएगी। तो एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है तब प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी का वहाँ पर लॉस होता है दूसरी फॉर्म्स के अंदर। जो हमें रिक्वायर्ड है उस फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ लॉस होगा, बट थ्योरेटिकली हम वो लॉस नेगलेक्ट करके चलेंगे और ये मानेंगे कि जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता।